यू आर माई थाउजेंड ऑफ स्टार्स के एपिसोड 5 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को याद ही होगा कि लास्ट टाइम में हमने देखा था शी अपने ऑफिस में बैठे काम कर रही होती है और उसी वक्त उसे एक कॉल आता है, जिस कॉल को अटेंड करने के बाद शी बिल्कुल सहम जाती है, बिल्कुल डर जाती है। तो आइए वहीं से कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं उस कॉल के पीछे का राज। तो शी के पास आया वो कॉल किसी अजनबी का नहीं था, बल्कि ये फ़ोन कॉल शी के भाई का था और उसने शी को एक बहुत ज़रूरी खबर देने के लिए कॉल किया था। जी हाँ, अगर आप ये सोच रहे हो कि ये खबर ईहान के साथ ही जुड़ी हुई है तो बिल्कुल सही, ये ईहान के साथ ही जुड़ी हुई है। तो इस वक्त शी का भाई उसे फ़ोन में बता रहा होता है कि ईहान के प्रिंसिपल ने उसको कॉल करके बताया है कि किसी अनजान शख्स ने ईहान को स्कूल से अपने साथ ज़बरदस्ती ले गया है। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वो फिर भी ईहान को अपने साथ ले गया। फिर उसका भाई कहता है, लेकिन शी, सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली बात तो ये है, जब मैंने स्कूल के कैमरास चेक किए तो जो चेहरा मेरी आंखों के सामने आया वो कोई और नहीं, उसे तुम भी अच्छे से जानती हो, वो बोए था। यानी कि ईहान को अपने साथ ज़बरदस्ती ले जाने वाला कोई और नहीं बल्कि बोए है। तो यही वो बुरी खबर थी जिसे सुनकर शी बिल्कुल ही डर जाती है। शायद कहीं ना कहीं हमें ये खबर बहुत छोटी सी लग रही होगी, ऐसा लग रहा होगा कि इसमें इतनी डरने वाली कौन सी बात है कि शी इतना सहम गई। तो इस वक्त आप ये एहसास करके देखो, अगर आपका कोई अपना सबसे करीबी शख्स जिसे आप सबसे ज़्यादा चाहते हो, वो आपकी बातों को सुने बगैर, आपके जज्बातों को समझे बगैर, बिना सच जाने कि आपने गुनाह किया है या नहीं, और फिर ऐसी जगह पर आपको फेंक दे जहां शायद एक औरत तो दूर की बात है, एक मर्द भी जाने से डरता है। यानी जेल की वो सलाखें जिसके पीछे ना जाने एक मुजरिम के नाम पर गए लोगों के साथ क्या सलूक किया जाता है, वहां पर एक मर्डर के केस में, वो भी जो आपने ना किया हो, उस केस में खुद गवाह बनकर वो शख्स आपको उसी अंधेरे जेल के पीछे फेंक दे और फिर मुड़कर कभी आपकी हालत तक ना पूछे। वहाँ आपने हर दिन घुट घुट कर गुजारा, सिर्फ इस उम्मीद से कि एक दिन सब ठीक होगा, और ये उम्मीद शी के पेट में उस वक्त मौजूद था। शी ने भी यही सोचकर अपना एक एक लम्हा दर्द में गुजारा होगा। फिर उन दर्द भरे लम्हों से किसी तरह चिल्लाकर, रोकर आप गुजर जाओ, और फिर ज़िंदगी ने आपको एक कीमती चीज़ दी, आपका बच्चा। और जब आप धीरे धीरे अपने उस दर्द भरे दिनों को भुलाने की कोशिश कर रहे होते हो, फिर उसके बाद एक दिन ऐसा आए कि अचानक से वही शख्स जिसने आपकी ज़िंदगी बद से बदतर कर दी, वही शख्स आता है और आपकी वो आखिरी उम्मीद जिसके साथ अभी आपने नई ज़िंदगी की शुरुआत की थी, वही आखिरी उम्मीद वो आपसे छीन कर वापस ले जाता है। जब वही शख्स आपकी बची कुची ज़िंदगी को फिर से राख करने की, फिर से वीरान करने की कोशिश कर रहा हो, तो अब बताइए कि क्या शी का यूं डर जाना गलत है कि अब उसे ना चाहते हुए भी उस रास्ते से गुजरना होगा जहां पर बोए रहता है। तो आगे बढ़ते हैं। वो अपने कांपते हाथों को जोर से मुट्ठी के सहारे बांधकर अपने भाई से कहती है, भाई आप परेशान मत होना, मैं सब संभाल लूँगी। फिर अपने भाई से बात करने के बाद उन्हीं कांपते हुए हाथों को अपने सीने पर रखकर कहती है, डरने की ज़रूरत नहीं है, डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। अब उसके बाद यही कहते हुए हमारी शी अपने डर को भूलकर आंखों में उम्मीद की एक नई चमक के साथ बोए की तरफ इशारों में कहती है, बोए, तुमने मेरा आखिरी भरोसा भी छीन लिया। मेरे पास बची बस एक कीमती चीज़ ईहान ही है। उसे तुमसे वापस लेने के लिए मैं अपना हर कुछ दांव पर लगा दूंगी, अब चाहे इसके लिए मुझे तुमसे फाइट ही क्यों ना करना पड़े।
अब चाहे इसके लिए मुझे तुम्हारे अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े। फिर इसके बाद होता है सीन सिर्फ और फिर आता है रात का वक्त। इस वक्त पे हम देखते हैं बोए ईहान के हाथ को पकड़कर अपने साथ अपने घर के अंदर लेकर आ रहा होता है। फिर ईहान के अंदर आते ही उसकी ग्रैंड माँ यानी कि बोए की मॉम जो कि बाहरी सोफे पर बैठी होती है, वो ईहान को अपने पास बुलाकर पूछती है, बच्चे आप कौन हो और आपके पेरेंट्स कौन हैं? फिर ईहान का जवाब कुछ ऐसा होता है कि जिसे सुनकर बड़े का दिल भी फटने को लगे। वो बड़ी मासूमियत के साथ कहता है, मेरी मम्मी कौन है इससे आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर उसी वक्त झट से बोए की तरफ अपना मुंह करके कहता है, और रही बात डैड की, तो जो मेरे डैड है इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर बोए कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? फिर ईहान कहता है, मेरे कहने का तो सीधा मतलब है। फिर ईहान की ग्रैंड माँ यानी उसकी दादी उसे अपनी गोद में प्यार से बुलाते हुए कहती है, और तुम्हारी मम्मी कैसी है? फिर ईहान खुद को अपनी दादी से दूर करते हुए अपनी मम्मी का हाल बताते हुए बड़े ही कड़क वर्ड्स वही मासूमियत के साथ जवाब देता है। वो कहता है, आपको तो पता ही होगा कि जेल में रहने वाले सरकारी खाना खाते हैं और कपड़े भी जेल के ही पहनते हैं, तो बस मेरी मम्मी को खाने पीने की और कपड़े की कोई टेंशन नहीं है, वो एकदम सही रह रही है। उसकी दादी ईहान से ये जवाब सुनकर उदास हो जाती है। उसके हाथ जो ईहान को अपनी तरफ बुला रहे थे वो वहीं रुक जाते हैं। फिर बोए ईहान को उसकी शर्ट की तरफ से उल्टा उठाकर, जैसा कि अभी आप स्क्रीन में ईहान की पोजीशन देख ही रहे होंगे, तो उसी वक्त बोए उसे उठाकर कहता है, तुम्हें इतनी चुभती हुई कांटों जैसी बातें करना किसने सिखाया? क्या टांगशी ने सिखाया है? फिर वही बोए के हाथ में लटका ईहान कहता है, किसने सिखाया? मेरे आसपास के सभी लोग यही बातें करते हैं। वो सब कहते हैं कि मेरी मम्मी जेल में रही है, और अगर आपको भी याद हो तो कल आपने भी मम्मी के सामने ये बात कहा था जब आप घर आए थे उस वक्त। फिर बोए ईहान को छोड़ देता है और कहता है, क्या तुम्हारी मम्मी ने ये सब सिखा कर भेजा है? फिर ईहान कहता है, अगर आपको पसंद नहीं है कि मैं आपको परेशान करूं, तो आप मुझे वापस क्यों नहीं पहुंचा देते? अगर आप ये चाह रहे हो ना कि मेरी वजह से आपको मम्मी को परेशान करने का मौका मिलेगा, लेकिन आप गलत हो। इससे सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए हमारी नफ़रत बढ़ेगी, फिर और हम आपसे नफ़रत करने लगेंगे। फिर बोए भी थोड़ा सा उदास चेहरा लेकर कहता है, तो वो सच में मुझसे नफ़रत करती है, और उसने अपने बेटे को भी मुझसे नफ़रत करना सिखाया है। फिर बोए जोर से अपने हाथ को दीवार पर मारते हुए कहता है, क्यों चीज़ें इस तरह से बदल गई? ये तो वो नहीं था जो मैंने चाहा था। उसी वक्त बोए को रोकते हुए उसकी मॉम कहती है, बेटा खुद को संभालो। फिर बोए ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि मैं ऊपर अपने रूम में जा रहा हूँ, अब आप ही इसका ख्याल रखिए। उसके बाद ईहान की दादी उससे पूछ रही होती है, क्या उसने तुम्हें डरा दिया? अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम टांग ईहान है। ये जो है ये दिल वाला हिस्सा है। मेरी मम्मी कहती है कि ये सिर्फ एक और उम्मीद के लिए लगता है। फिर इसकी दादी हंसते हुए कहती है, बहुत प्यारा नाम है आपका। फिर ईहान कहता है, अगर आप लोग मुझे प्यार भी दोगे ना, तब भी मैं आप लोगों के करीब नहीं आने वाला। मेरी मम्मी मुझे ढूंढते हुए ज़रूर आएगी, और मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरी मम्मी चाहिए और कोई नहीं। फिर उसकी दादी उदास हो जाती है और सोच रही होती है, ये बच्चा सच में हमसे बहुत नफरत करता है। फिर होता है सीन शिफ्ट, और हमें दिखाया जाता है सुबह का वक्त, जहाँ पे हम देखते हैं शी बॉय की कंपनी आ रही होती है। फिर जब शी कंपनी के अंदर चली जाती है, उसके बाद काउंटर पे खड़ी एक लेडी शी से पूछ रही होती है, एक्सक्यूज़ मी, आप किसी को ढूंढ रहे हो? शी कहती है, बॉय। फिर वहाँ पे खड़ी दूसरी लेडी थोड़े हंसते हुए कहती है, ओह अच्छा, आप प्रेसिडेंट बो से मिलना चाहते हैं, क्या आपने उनसे मिलने के लिए कोई अपॉइंटमेंट ली है? प्रेसिडेंट बो से मिलने के लिए सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, क्या आपने कोई अपॉइंटमेंट ली है? फिर उसके बाद वहाँ पे खड़े कुछ स्टाफ्स आपस में बात कर रहे होते हैं, ये सच में यंग मास्टर बो से मिलने आई है। फिर कुछ और लोग भी शी के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो आपस में बात करते हुए कहते हैं, धीरे बोलो, कहीं तुम्हारी आवाज़ उसके कानों तक न चली जाए। वो जिस कॉन्फिडेंस से अंदर आ रही थी चल के, और जिस कॉन्फिडेंस से उसने कहा है कि उसे प्रेसिडेंट बो से मिलना है,
मुझे लगता है कि इसका कोई पावरफुल सपोर्ट है पीछे, तभी तो ये इतना कॉन्फिडेंटली ऑफिस के अंदर चली आ रही थी। दूसरा कहता है एग्जैक्टली। फिर दूसरा कहता है मुझे तो लगता है कहीं ये यंग मास्टर बो की सीक्रेट लवर तो नहीं है। फिर कोई और कहता है क्या बात कर रहे हो, यंग मास्टर बो की सीक्रेट लवर तुम्हें पता है मिस अनंत थी। शी वहीं पे खड़ी सर झुकाकर सबकी बातों को सुन रही होती है। फिर जब अनंत का नाम आता है तो वो अपने ख्याल में कह रही होती है ओह अच्छा, यानी कि पूरी कंपनी को पता है कि बॉय अनंत को पसंद करता था। फिर वो उसके बाद हल्का सा मुस्कुराती है और एक मैं ही बेवकूफ़ थी जो समझ रही थी कि शादी के बाद बॉय मुझसे प्यार करता है। फिर हम देखते हैं शी काउंटर पे खड़ी लेडी को कह रही होती है बॉय के पास जाकर मेरा नाम लीजिए और जल्दी से मिलने का इंतज़ाम करवाइए और बॉय से कहिए कि वो अभी के अभी मिलना चाहती है। शी काउंटर पे खड़ी लेडी से बात कर ही रही होती है, तभी पीछे से बॉय का दोस्त कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुम बॉय से मिलने आई हो, चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। फिर शी उसके साथ जाने के लिए एग्री हो जाती है क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ शी को ईहान तक पहुँचना था। फिर हम देखते हैं शी उसको थैंक्स कह रही होती है। फिर वो कहता है नहीं थैंक्स कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे खुद उससे मिलने आया था। वो टैंक फैमिली का कुछ शेयर्स के बारे में बात करना था, इसलिए मैं भी उससे मिलने ही आया था। फिर शी कहती है तुमने सच में काफ़ी इन्वेस्टिगेट किया है मेरे पास्ट को लेकर, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं मिला। बॉय का दोस्त कहता है 5 साल पहले तुम जो जेल गई थी, क्या सच में बॉय ने तुम्हें जेल के अंदर भेजा था? उसके बाद शी और बॉय का दोस्त दोनों लिफ्ट में खड़े आपस में बात कर रहे होते हैं। फिर बॉय का दोस्त शी को देखकर ख्याल में सोच रहा होता है टांगशी को देखकर अब ऐसा फील हो रहा है कि ये बिल्कुल पहले जैसी नहीं रही, ये बिल्कुल बदल चुकी है। फिर हम देखते हैं वो दोनों बॉय के ऑफिस रूम पर पहुंच जाते हैं। फिर बॉय का दोस्त दरवाजे से आवाज़ देता है बॉय मैं आ चुका हूँ। उसके बाद वो दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है। शी जस्ट उसके पीछे खड़ी होती है जिसकी वजह से बॉय को उसका चेहरा क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होता है। तो बॉय अपने दोस्त से कहता है तुम अपने साथ एक औरत को लेकर आए हो, जबकि मैंने तुमसे कहा था कि मुझे बिजनेस के बारे में तुमसे कुछ बात करनी है। फिर उसके जस्ट बाद शी उसके पीछे से हटकर बॉय के सामने आती है। फिर बॉय शी को देखकर कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? शी कहती है मैं यहाँ अपने बेटे को वापस ले जाने आई हूँ। फिर बॉय कहता है वो मेरा भी बेटा है। फिर शी बड़ी हिम्मत के साथ उसके बेंच पे दोनों हाथों को रखकर गुस्से में कह रही होती है नहीं, वो सिर्फ मेरा बेटा है और ना ही मैं ये चाहूँगी कि तुम उस बच्चे को अपना नाम दो। मिस्टर बो तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें याद तो है ना वो तुम ही थे जो मुझे मारने तक की नफरत कर बैठे। फिर बॉय शी की बात को सुनकर उसका चेहरा गुस्से वाला हो जाता है। जो शी अभी अपने दर्द ना जाने कहाँ छिपाए बॉय से कॉन्फिडेंटली बात कर रही थी, अब उसका वो छुपाया हुआ दर्द अब छिप नहीं पाता और उसकी आंखों में आंसुओं की बूंदें बनकर छलक उठता है। फिर वो बॉय से कहती है मुझे इस बात का एहसास तो तब हुआ जब मैं जेल की उन गहरे खाइयों में फंसी हुई थी। मैं गुनहगार हूँ या नहीं तुम्हें इस बात से तो शायद कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, बस बात इतनी सी थी कि तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। तो अब इस सब के बाद तुम ये तो नहीं कहने वाले ना कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए अभी भी कुछ फीलिंग्स बाकी है? फिर बॉय जो चेयर पर बैठा शी की सारी बातों को गौर से सुन रहा था, वो शी की इस बात पर खड़ा हो जाता है और शी से पूछता है तुम्हें ऐसी बातें करना किसने सिखाया, कहाँ से सीखा है तुमने? फिर शी कहती है वो तुम ही हो जिसने मुझे सिखाया है कि प्यार नाम की कोई चीज़ शायद दुनिया में एग्जिट ही नहीं करती है। अब शी बॉय के बाजुओं को पकड़कर उससे अपने मन में उठे सवाल पूछते हुए कहती है बॉय तुमने मेरे दिल से अपने लिए सारा प्यार खत्म कर डाला है, अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं बची है, तो अब तुम मुझसे चाहते क्या हो? मेरे पास तुम्हें देने के लिए अब कुछ नहीं बचा है और तुमने टांग फैमिली यानी मेरी पूरी फैमिली को भी तो पूरी तरह बर्बाद कर दिया ना, तो अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। अब जब शी अपने दिल की सारी बातें बॉय से कह चुकी होती है, अब लास्ट में वो कहती है बॉय मैं तुमसे एक बार फिर से भीख मांगती हूँ,
मेरी ज़िंदगी में आना छोड़ दो और मेरे बेटे को मुझे वापस कर दो। फिर बोए शी के मुंह से ये कड़वे नफरत भरी बात सुनकर उसे भी झटका लगता है और फिर वो अपनी टाई को ढीली करते हुए कहता है, तुम्हें तुम्हारा बेटा चाहिए ना, तो आज रात मागो आ जाना और वहाँ पर मेरे एक क्लाइंट को ड्रिंक करने में कंपनी देना। यानी बोई का कहने का मतलब था मागो जो एक क्लब है वहाँ पर आ जाना और मेरे एक क्लाइंट यानी उसकी शराब के मज़े को और दुगना कर देना। तो अब आगे देखना यह है कि बोए की इस बेतुकी बात को सुनकर शी का रिएक्शन क्या होता है और क्या शी बोए की इस बात को मानेगी और क्लब जहाँ उसने उसके क्लाइंट को ड्रिंक में हेल्प करने के लिए कहा है क्या शी वहाँ पहुँचेगी। अगर आप लोग भी ये राज जानना चाहते हो तो नेक्स्ट पार्ट लिख के कमेंट करो और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फिर हम साथ में मिलकर अपनी इस एडवेंचर को कंप्लीट कर सकें। तो आज के हम अपने इस एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो चलती हूँ, सायोनारा मिन्ना।